वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्क्विड गेम का सीजन 1। तो सीरीज के स्टार्ट में सबसे पहले हम सीरीज का मेन कैरेक्टर सियोंग को देखते हैं। आज सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है। अब सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटी को डिनर पर ले जा सके और उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद सके। सियोंग को और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपनी मदर का ATM कार्ड चुरा लेता है। के बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और उन पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में और उस गेम में वो 4 मिलियन वॉन्स जीत जाता है। अब उसने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे। अब इसीलिए वो लोग सियोंग के पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर एक बाथरूम में ले जाकर खूब मारते हैं। अब सियोंग इनके पैसे देने के लिए जब अपने पॉकेट्स चेक करता है तो उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकराया था, तो शायद उसी लड़की ने इसकी जेब काट ली। अब इस टाइम सियोंग के पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वो लोग उसे सिर्फ 1 महीने का समय देते हैं ताकि वो उनके पैसे उसे लौटा सके। अब सियोंग कुछ पैसे अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। जब डिनर के बाद में वो वापस घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो चुकी थी। अब सियोंग वहीं पर बैठकर घर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहा था, तभी एक अननोन आदमी आकर उसके पास बैठ जाता है। अब वो अननोन पर्सन सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ और अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। इतने सारे पैसे देखकर सियोंग भी हाँ कह देता है। अब इसके बाद में काफी देर तक गेम खेलने के बाद में सियोंग 1 लाख वॉन जीत जाता है। अब इसके बाद में वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम और ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट करना। अब सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ US में शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोंग की वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन सियोंग नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। लेकिन यहाँ पर सियोंग को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी अपनी बेटी की कस्टडी को वापस लेने के लिए। अब इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और फिर अगली रात उसे एक कार लेने के लिए आती है। वो उस कार में बैठकर जाता है। उसके साथ में और भी लोग थे। अब सभी लोगों को वहाँ पर बेहोश कर दिया जाता है और अब जब उन सब की आंखें खुलती है तो वो सब अपने आप को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ पर टोटल 456 लोग थे। वो सभी लोग वहाँ पर एज अ प्लेयर आए हुए थे क्योंकि उन सभी को एक ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। अब इस फैसिलिटी का लीडर एक आदमी था जो की एक फ्रंटमैन था और वो सभी लोगों पर नजर रखे हुए था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो किसी न किसी तरह से आर्थिक स्थिति से परेशान थे या फिर उन्होंने किसी न किसी से कर्जा लिया हुआ था। सियोंग यहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उसके दिमाग में एक ब्रेन ट्यूमर था और यही वजह थी कि वो यहाँ पर इस गेम में आया था क्योंकि उसकी जिंदगी तो वैसे भी बस खत्म होने ही वाली थी। अब वहाँ पर 2 प्लेयर्स थे जिनमें लड़की का नाम साइब्यूक और लड़के का नाम जेंग था। उन दोनों में फाइट होती है। अब यहाँ पर साइब्यूक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी। सियोंग उस लड़की को देखते ही पहचान जाता है और वो उससे पैसे मांगने के लिए वहाँ पर जाता है। तभी वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी और जिनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। अब गार्ड्स यहाँ पर सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर 6 गेम्स खेलने होंगे और जो इन गेम्स का विनर होगा उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब उन सभी से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस गेम के 3 मेन रूल्स होते हैं। पहला रूल्स ये कि कोई भी इस गेम को अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा सकता है। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उससे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती तो वो लोग इस गेम को छोड़कर भी जा सकते हैं। अब इन सबको बहुत सारे पैसे दिखाने के बाद में उन्हें पहले गेम को खेलने के लिए ले जाया जाता है। अब सियोंग वहाँ पर अपने क्लासमेट सेंगू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे यहाँ पर देखकर काफी हैरान था क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था। तो पहले गेम के लिए उस मैदान में एक बड़ी सी डॉल होती है और इस गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल होते हैं कि जब वो डॉल गाना गाएगी तो इन सबको आगे बढ़ना है और जब वो डॉल चुप हो जाएगी तो इन सबको रुक जाना है और बिल्कुल भी मूव नहीं करना है और अगर किसी ने भी मूव किया तो उससे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो इन सबको ये एक प्रैंक की तरह ही लग रहा था। अब गेम का फर्स्ट राउंड खेला जाता है। अब वहाँ पर एक लड़का जब हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है
और अब जाके इन लोगों को एलिमिनेट का असली मतलब पता चलता है। हिलने पर इन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और ये समझ चुके थे कि अब इनकी जान खतरे में है, इसीलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि अब ये गेम का रूल था, इसीलिए जो भी लोग हिल रहे थे उन्हें शूट करके मार दिया जाता है और जो भी लोग सर्वाइवर्स थे वो कैसे न कैसे करके उस गेम को विन कर ही लेते हैं और जितने भी लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर में से 256 प्लेयर्स ही रह गए थे और क्योंकि आप सभी प्लेयर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि कोई भी अब गेम नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि अब जैसे कि तीसरा रूल था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो इस गेम को ये लोग छोड़कर जा सकते थे, इसीलिए फ्रैंकमैन वहाँ पर वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले इन लोगों को प्राइज मनी दिखाई जाके अगर ये लोग ये गेम जीतते हैं तो इन्हें ये पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर ये लोग ये गेम छोड़कर चले जाते हैं तो जो प्राइज मनी होती है वो मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को दे दिए जाएंगे। प्राइज मनी यहाँ पर टोटल 45 मिलियन वॉन्स होती है। अब यहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है और क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी, इसीलिए गेम को यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन वो लोग उन्हें कहते हैं कि अगर इन फ्यूचर वो लोग इस गेम को खेलना चाहें तो वो यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद में सभी लोगों को उनके घर पर छोड़ दिया जाता है। अब नेक्स्ट डे सीओ पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर जाकर गेम वाली बात को सभी लोगों को बता देता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पागल समझने लगते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर सीओ उन्हें वही कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। अब इसके बाद सीओ घर पर जाता है। जब वो घर पर जाता है तो वहाँ पर उसकी मदर नहीं होती। अब उधर सीओ का क्लासमेट सेंगू अपनी मदर को छुपकर देख रहा होता है, तभी वहाँ पर सीओ भी आ जाता है। अब सेंगू सीओ को अपनी सारी बात बताता है। वो उसे अपसेट होते हुए बताता है कि उसके ऊपर 6 मिलियन वॉन्स का कर्जा है। उसने अपने क्लाइंट्स के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए और अनलकी वो सारे पैसे डूब गए। अब सीओ के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसकी मदर के पैर में चोट थी और डायबिटीज का इलाज ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई थी। अब वहाँ पर डॉक्टर सीओ को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का इलाज करने के लिए हमें उनका पैर काटना होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगने वाले थे। अब ऑब्वियसली सीओ के पास इतने सारे पैसे तो थे नहीं, बल्कि उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। इसीलिए वो अपनी वाइफ के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है। अब उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि सीओ आया था पैसे मांगने के लिए। अब उसका हस्बैंड सीओ को पैसे देने के लिए आता है, साथ साथ ये भी कहता है कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। अब सीओ को गुस्सा आता है तो वो उसे मारने लगता है, पर वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है और ये सब देख लेती है। अब उसके बाद हम सीओ के एक दोस्त को देखते हैं जो अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसका बॉस उससे पैसे देने से मना कर देता है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। अब फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। अब इसका फायदा उठाकर वो वहाँ से पैसे उठाकर भाग जाता है। अब उसके बाद सीईओ अपने घर पर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि पहली फ्लाइट लो और चली जाओ यहाँ से। उसके बाद हम सेवियो को देखते हैं जो कि एक एजेंट से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। दोस्तों ये वही लड़की थी जिसने सीईओ की जेब काटी थी। अब इसे अपनी मदर को वहाँ से लाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब उसका एक छोटा भाई भी था और उसने अपने भाई से प्रॉमिस किया था कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। उसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और उसका भाई मिसिंग था, इसलिए वो अपने भाई को देखने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि उसका भाई तो काफी दिनों से घर पर भी नहीं आया था। अब उसे वहाँ पर वही गेम वाला कार्ड भी मिलता है। अब उस पुलिस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड सीओ के पास भी देखा था। अब इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर सीओ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सीओ उसे कुछ भी नहीं बताता है। अब सीओ जब अपने घर पर जाता है तो उसे वो कार्ड वापस से मिल जाता है। अब सीओ यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो फिर से उस गेम को ज्वाइन करेगा। अब इसीलिए सभी प्लेयर्स को कार्ड लेने के लिए आती है और उन्हें एक शिप के पास ले जाया जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी कार्स का पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है। अब वो वहाँ पर एक कार्ड को मार कर पानी में फेंक देता है। उसके बाद सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर लाया जाता है। अब इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि अगला गेम कैसा होगा और वो कैसे खेला जाएगा। अब वो सभी लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सयुबुक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। अब वो दोनों गार्ड्स की नजरों से बचकर उन सारी जगह को देखने लगती हैं। अब वो लोग देखते हैं कि जो गार्ड्स होते हैं वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे होते हैं। गार्ड्स को उन दोनों पर शक होने लगता है तो एक गार्ड वॉशरूम चेक करने के लिए आता है, लेकिन जब तक वो दोनों वापस आ चुकी थी वो अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो सब कुछ उसने वहाँ पर देखा था। अब यहाँ पर सेंगू उन दोनों की बातें सुन लेता है तो वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने
क्या देखा। वो उसे बता देती है कि वो लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे थे। अब उन सभी प्लेयर्स को एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है। अब वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वहाँ 4 शेप्स बनी हुई थी और उन्हें इन शेप्स में से एक शेप को सेलेक्ट करना था। यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या इन्हें करना है। टेंगू सियोन को बताता है कि यहाँ पर सबको अलग अलग एक शेप चुनना है, जिसके बाद में इन सभी को एक एक छोटा बर्तन दिया जाता है जिसके अंदर कुछ शेप्स बनी हुई थी। गेम ये होती है कि उन लोगों को उस शेप को बाहर निकालना है बिना उसे तोड़े हुए, और अगर शेप थोड़ी सी भी खराब हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर शेंगू तो उस शेप को आराम से निकाल लेता है, लेकिन चियोंग की इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से करके इस गेम को भी जीत ही लेता है। अब उसके बाद में उन सबको वापस से रूम में लाया जाता है और बाकी छूटे हुए प्लेयर्स को मार दिया जाता है। अब इनमें से 187 प्लेयर्स ही वापस आई थी, जिनमें से 108 ही रह गए थे। अब इन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैन की एक लड़के से फाइट हो जाती है। अब वहाँ पर वो उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो वहीं पर मर जाता है। के बाद हम देखते हैं कि उन सभी प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो कि गार्ड्स के साथ मिलकर सभी डेड बॉडीज में से ऑर्गन्स निकाल कर चाइनीज को बेचने का काम किया करते थे, क्योंकि जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो लोग डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं। सब कुछ एक प्लान के दौरान हो रहा था और ये सब कुछ फ्रंटमैन से छुपा कर किया जा रहा था। और उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के कंट्रोल रूम में भी एक अपना आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेजेस डिलीट कर दिया करता था, और गार्ड्स डॉक्टर को सारे गेम्स के बारे में पहले ही बता दिया करता था ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सके। अब वो गार्ड डॉक्टर प्लेयर को बताता है कि आज हमने सभी प्लेयर्स को खाना कम दिया है ताकि वो लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मार दे। इससे होगा ये कि बाकी के जो भी कमजोर प्लेयर्स होंगे वो गेम से हट जाएंगे, और साथ ही साथ वो गार्ड डॉक्टर को अगले गेम के बारे में भी बता ही देता है। अब आधे घंटे में इस रूम की लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब सेंगू को पता था कि योंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है और वो जैंग को बता देता है कि अगले गेम में क्या होने वाला है। अब इसके बाद में लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर सभी लोगों को मारने लगता है। अब जैंग एक लड़के को मारकर सियोंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन सियोंग उसे बचा लेता है। उसके बाद में सभी गार्ड्स आकर उन लोगों को रोक देते हैं। टोटल यहाँ पर 80 प्लेयर्स ही रह गए थे। अब उन सभी को तीसरे गेम के लिए लेकर जाया जाता है। अब उन्हें यहाँ पर 10-10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहा जाता है, इसीलिए अब वो लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी अपनी टीम चुनने लगते हैं। अब क्योंकि जैंग को ऑलरेडी अगले गेम के बारे में पता होता है तो इसलिए अब वो इस फीमेल को अपनी टीम में नहीं रखता, ओनली जेंट्स को ही रखता है। अब सियोंग भी यहाँ पर अपनी टीम बना लेता है। अब उन्हें एक और प्लेयर की जरूरत थी, इसलिए वो फीमेल फ्रेंड इनकी टीम में शामिल हो जाती है। ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है। उन लोगों को अब अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है। अब इसके बाद में ये गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। अब बारी होती है सियोंग की टीम की। अब वो प्लेयर नंबर 1 यानी कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर गेम्स खेल रखी है, इसीलिए कि मैं तुम्हें गाइड करूंगा, जैसे मैं बताता हूँ तुम वैसे ही गेम खेलना। और वो इसी तरह से गेम को खेलते हैं और किसी न किसी तरह से करके उस गेम को वो लोग जीत जाते हैं। अब फिर से रूम की लाइट 30 मिनट के लिए बंद होने वाली थी। अब इसीलिए सियोंग कहता है कि सब लोग रेडी रहना, इसलिए अब हम लोग एक एक करके पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक लोग होते हैं, इसीलिए अब उसे डर सताने लगा था कि कहीं वो लोग मुझे इस साइड में ना हटा दे। दूसरी ओर डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर उन सभी डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को निकाल रहे होते हैं और उन्हें डिलीवर करने के लिए जाना था 28 और 29 को। अब वो सभी लोग एक डेड बॉडी के बारे में बात करने लगते हैं जिसकी सिर्फ एक ही किडनी। वो सब लोग उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे, लेकिन अब जो गार्ड नंबर 29 था जिसे ऑर्गन्स डिलीवर करने जाना था वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो कि गार्ड के रूप में था। और अब ये सभी बातें सुनकर उसे लगने लगता है कि शायद ये लोग मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। अब वो दोनों उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने के लिए जाते हैं जहाँ पर नंबर 29 नोटिस करता है यहाँ पर तो बॉम्ब
बम्स लगे हुए हैं। नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो इसे उड़ा दिया जाएगा। यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए अब नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब वो ऑफिसर अपना फेस दिखाने के साथ साथ उस पर गन पॉइंट भी कर देता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर उससे उसे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो तो एक लड़की थी, और कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, वहाँ पर सारा डेटा है। अब इतना सुनने के बाद में वो ऑफिसर उससे शूट करके मार डालता है। अब दूसरी ओर वो डॉक्टर उनसे अगले गेम के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन इस बार तो गार्ड्स को भी कुछ भी नहीं पता होता है गेम के बारे में। इसीलिए उस डॉक्टर को और बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और दोनों के बीच में मारपीट होने लगती है। अब इसके बाद में वो डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से प्लेग्राउंड में भाग जाता है। उसके बाद एक गार्ड उसका पीछा करता है। अब यहाँ पर गार्ड उस डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन जब तक यहाँ पर लीडर यानी कि फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और साथ ही उस डॉक्टर को भी मार डालता है। साथ साथ इन्हें यहाँ पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिसे ये समझ जाते हैं कि फैसिलिटी में कोई घुसपैठिया घुस आया है। अब ऑफिसर जैसे तैसे करके उस लीडर यानी कि फ्रंटमैन के रूम में पहुंच जाता है। अब वो ऑफिसर चेक करते हुए एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोगों के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। अब जब वो ऑफिसर सभी रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा होता है तो उससे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनमें सभी विनर्स के नाम थे। अब उसमें उससे अपने भाई का नाम भी मिलता है जो कि कभी विनर हुआ करता था। अब इन सब को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर इन्हें अपना अपना एक पार्टनर चुनना होता है। वो की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखता है। अब उसके बाद में सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। अब ये गेम कुछ इस तरह से होती है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से उसके सारे मार्बल्स लेने होंगे बिना किसी जोर जबरदस्ती के, और जो दूसरा पर्सन होगा जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसे मार दिया जाएगा। अब ये दोनों ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि इन्हें बताना होगा गैस करके कि सामने वाले के पास कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सीओ का फ्रेंड उसके सारे मार्बल्स जीत जाता है। अब जिस वजह से सेंगवू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है और अब वो समझ जाता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। अब इसीलिए वो सीओ के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाने लगता है और वो उससे कहता है कि अगर हम दोनों में से कोई भी हार गया तो हारे हुए प्लेयर का मैच दोबारा से करवाया जाएगा, उसे भरोसा दिलाता है। अब सेंगवू धोखे से उसके सारे मार्बल्स चेंज कर लेता है और सारे मार्बल्स लेकर गार्ड्स को दे देता है और जीत जाता है। सीओ का फ्रेंड जब मार्बल्स चेक करता है तो देखता है कि ये तो सिर्फ पत्थर होते हैं। अब दूसरी ओर उस प्लेयर नंबर 1 यानी कि उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी और वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा था। अब सीओ जैसे तैसे करके उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब ये दोनों भी यहाँ पर वही गैस करने वाला गेम खेलते हैं। अब गेम खेलते खेलते वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीओ के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट वाले राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। इसीलिए सीओ उन बातों में लगाकर उससे सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत ही चालाक था, उसने एक मार्बल अपने पास ही रख लिया था। अब वो बूढ़ा आदमी दोबारा से पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। सीओ उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है तुमने सारे मार्बल्स चीटिंग से लिए हैं मुझसे, मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। अब ये सुनकर सीओ को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और वो रोने लग जाता है। अब ये देखकर उस बूढ़े प्लेयर को उस पर तरस आ जाता है और सारे मार्बल्स वो उसी को दे देता है। अब हम साइबियुक और उसके फ्रेंड को देखते हैं, वो दोनों भी ये गेम खेल रहे होते हैं। अब गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के सबसे नजदीक फेंकेगा वही गेम जीतेगा। अब साइबियुक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब उसकी फीमेल फ्रेंड की बारी आती है तो वो ऐसे ही अपने मार्बल्स को छोड़ देती है और जिस वजह से वो हार जाती है। अब लेकिन साइबियुक जब ये देखती है तो वो अपने दोस्त को दोबारा से मार्बल्स फेंकने के लिए कहती है। अब उसकी फीमेल फ्रेंड उसे कहती है कि नहीं, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा एक छोटा भाई है। अब इसके बाद में जो प्लेयर्स हार जाते हैं उन्हें एक एक करके मार दिया जाता है। अब उसके बाद में ये सभी लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। अब जैन यहाँ पर देखता है कि साइबियुक की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है जिससे कि कोई पार्टनर नहीं मिला था। अब यहाँ पर पता चलता है कि साइबियुक की ये वाली फ्रेंड जैन की भी फ्रेंड थी, लेकिन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था, इसीलिए जैन की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास में उस पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। अब तभी फ्रंटमैन को एक कॉल से पता चलता है कि उसके सारे
वीआईपीज आ चुके हैं, इसीलिए वो उन्हें रिसीव करने के लिए चला जाता है। अब इसके अलावा फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को बताता है। अब ये आदमी कौन होता है इसके बारे में हमें आगे पता चला। अब अगले दिन इन सबको 5वें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक जैकेट्स रखी हुई थी। अब वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर चूज कर लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर प्लेयर पर आएगा उसके हिसाब से ही उसकी पारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी कि 1 और 16। अब यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर लेना चाहिए। अगर वो पहला नंबर लेता है तो हो सकता है शायद वो फंस जाए और मर जाए, और अगर वो लास्ट वाला नंबर लेता है तो क्या पता उसका नंबर आए ही ना, वो गेम पहले ही खत्म हो जाए। अब वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं आज तक कभी भी अपनी लाइफ में फर्स्ट नंबर पर नहीं आया हूँ। अब इसके बाद में उन्हें उस गेमिंग रूम के अंदर लाया जाता है, और यहाँ पर पहला रूल ये होता है कि उन्हें टाइम खत्म होने से पहले ब्रिज के उस पार जाना होता है। और ब्रिज के बीच में 2 तरह के ग्लास लगे हुए होते हैं, एक तो होता है टेम्पर्ड ग्लास और एक होता है नॉर्मल ग्लास। अब इसकी बात ये थी कि आम ग्लास के ऊपर पैर रखते के साथ ही वो टूट जाएगा और वो नीचे गिरकर मर जाएंगे। अब गेम स्टार्ट हो चुका था, अब वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जैंग सबके सामने होता है और वो आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि या तो वो आगे जाए या फिर वो सभी मर जाएं। अब इसके बाद में जैंग के सामने उसकी वही फीमेल फ्रेंड आ जाती है और वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब उसके बाद में वो जैंग को धक्का देकर उसके साथ में नीचे गिरकर मर जाती है। अब दोस्तों वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि एक ग्लास कंपनी में काम करता था, इसीलिए उसे पता था कि टेम्पर ग्लास कौन सा होता है, और इसीलिए वो सभी प्लेयर्स के आगे बढ़ने में मदद कर रहा होता है। लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है तो वो वहाँ की लाइट्स को ऑफ करवा देता है। अब लास्ट में बस एक ही स्टेप बचता है, लेकिन वो आदमी आगे नहीं जा रहा था तो सैंग वो उसे धक्का दे देता है। अब लास्ट में वो तीनों एक एक करके उस ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन सबको काफी चोटें लग जाती हैं, और खास तौर पर साइबियो को। अब उधर एक ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी, और वहाँ पर एक वीआईपी को उसके ऊपर शक होने लगता है, तो वो उससे उसका मास्क हटाने के लिए कहता है। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं अपना मास्क हटा दूंगा, लेकिन रूम के अंदर। अब वो दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। अब इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसीलिए वो फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। अब वो ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर आ जाता है और फ्रंटमैन भी उसका पीछा करने लगता है। अब ऑफिसर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। तो ऑफिसर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाता है, लेकिन यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं थे। अब इसके बाद में फ्रंटमैन जंगल में ऑफिसर को पकड़ लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो फ्रंटमैन पर गोली चला देता है, जिसके बाद में फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। ऑफिसर देखकर हैरान रह जाता है कि वो फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई था। अब उसके बाद में वो फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो शूट होने के बाद में पानी में जाकर गिरता है। अब हम वापस से देखते हैं कि ग्लास लगने की वजह से साइबियो को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। अब उसके बाद में तीनों सर्वाइवर्स को डिनर करवाया जाता है। अब डिनर के बाद में तीनों के पास एक एक चाकू छोड़ दिया जाता है, ताकि रात के समय में उन तीनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार देगा। अब सियोंग नोटिस करता है कि साइबियो की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। सियोंग उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस गेम में हम दोनों साथ हैं, हम दोनों मिलकर उसे हरा देंगे, और उसके बाद में हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। अब साइबियो उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं एक ऑर्फनेज में छोड़ कर आई हूँ, अगर हम दोनों में से कोई भी एक जिंदा बचेगा तो वो उसकी फैमिली का ख्याल रखेगा। अब साइबियो की हालत काफी ज्यादा खराब थी तो उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोंग मदद बुलाने के लिए जाता है। वो बार बार दरवाजे को पीट रहा होता है, लेकिन कोई बाहर से मदद नहीं करता। अब जब वो वापस आता है तो सैंग वो उसे मार चुका था। अब ये देखकर सियोंग काफी ज्यादा दुखी हो गया था। अब नेक्स्ट डे उन्हें लास्ट गेम यानी नंबर 6 गेम के लिए लेकर जाया जाता है, और इस गेम के रूल्स बड़े सिंपल होते हैं कि या तो मार दो या फिर मर जाओ, और इसी गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। अब गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। अब लास्ट में सैंगवू की हालत काफी खराब होने लगती है, तभी सियोंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस गेम को रोक दिया
लिया जाए। और तब सियोंग सैंगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैंगवू बहुत ज्यादा गिल्ट में था, इसीलिए वो अपने आप को ही मार लेता है और जिस वजह से सियोंग इस गेम को जीत जाता है। अब फेंटमैन सियोंग से कहता है कि मुझे यकीन नहीं था तुम इस गेम को जीत जाओगे, लेकिन तुम जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब उसके बाद में एक कार से सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था। अब सियोंग जब उस एटीएम कार्ड को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके एटीएम कार्ड में सारे पैसे आ चुके थे। उसके बाद में सियोंग अपने घर पर जाता है, लेकिन जब तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। अब उसके बाद में हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा नशे करने लगा था। अब तक उन जीते हुए पैसों को एक बार भी हाथ नहीं लगाया था। अब एक दिन सियोंग के पास एक फूल बेचने वाली लेडी आती है और वो उसे वैसा ही कार्ड देती है, लेकिन उस कार्ड के पीछे एक एड्रेस होता है। अब सियोंग उस एड्रेस पर पहुंचता है। अब वहाँ पर पहुंचने के बाद में सियोंग को पता चलता है कि ये सारा करा धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े प्लेयर का है, प्लेयर नंबर 1 का, और वो अभी भी जिंदा होता है। अब वो बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसीलिए मैंने ये सारे गेम्स अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाए ताकि हम लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सके। लेकिन हाँ, देखने से ज्यादा खुद प्लेयर बनकर खेलने में मजा आता है, इसीलिए मैं प्लेयर बनकर खेल रहा था। और हाँ, हमने कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया था इस गेम को खेलने के लिए। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो पैसे तुम्हारे पास है, हाँ वो मेरे ही है। बस अब इतना कहने के बाद में उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। अब उसके बाद में सियोंग सैंगवू के छोटे भाई के पास में जाता है और उसे लेकर जाता है वो सैंगवू की मॉम के पास में, और वो उसकी मदर से कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, और साथ ही साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके बाद में सियोंग स्टेशन पर जाता है, वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे पहली बार मिला था। अब सियोंग उसका पीछा भी करता है, लेकिन जब तक वो वहाँ से जा चुका था, अब सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और सियोंग मुझसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर क्यों इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ खेलते हो। लेकिन अब उसे आगे से रिप्लाई बस यही आता है कि सियोंग, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस फ्लाइट पर चढ़ जाओ। और अब हम सियोंग को जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा हम देखेंगे इसके आने वाले सीजन 2 में। इसलिए दोस्तों प्लीज, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।